तो सेकेंड, कल अपन ने प्राइमरी मार्केट देखा था, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का यूज होता है इशूअर फॉर राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट का काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना उन इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी मार्केट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेट। Since the investor in primary market are assured of continuous market where they have an option to liquidate or exit। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, या तो एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, या तो नए इन्वेस्टर बाय करते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो पहला मार्केट होता है ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट में जो निगोशिएशन होता है दो पार्टीज के बीच में होता है, और जो सेटलमेंट भी होता है, ट्रेड और सेटलमेंट, वो पार्टीज के बीच में हो जाता है, काउंटर पार्टीज के बीच में डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कोई एक्सचेंज का कोई रूल नहीं यहाँ पे। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड जो होता है, यहाँ पे ट्रेड होता है जो सिक्योरिटीज में, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ट्रेडिंग और सेटलमेंट डन जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, और जो सेटलमेंट होता है वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। उसमें एक्ट एज अ काउंटर पार्टी, जो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन है एक्ट एज अ काउंटर पार्टी, और गारंटी देती है सेटलमेंट की ऑफ ट्रेड ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होता है? बाइंग और सेलिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, उसको आप बाय और सेल कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग करना। ठीक है, ट्रेडिंग डन आइदर इन द ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ठीक है, दो टाइप से ट्रेड होता है, ओवर द काउंटर भी होता है और एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जिससे इफिशियंट और स्पीड एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड का। ठीक है, फिर होता है क्लीयरिंग और सेटलमेंट। ठीक है, क्लीयरिंग और सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेड आपने कर लिया, उसके बाद क्या? क्लीयरिंग क्या करते हैं? जो भी नेट ऑब्लिगेशन है बायर और सेलर के फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसको सेटल कर। जैसे ऑब्लिगेशन बाय द डिलीवरिंग शेयर बाय द सेलर, और पेइंग मनी बाय द बायर। आप बायर हो, आपने पैसा दिया, और सामने वाला सेलर है, उसने सेल किया, तो दोनों का सेटलमेंट की गारंटी लेता है क्लीयरिंग, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ओटीसी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेटल होते हैं काउंटर पार्टी के बीच। ठीक है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो भी है वो क्या करते हैं? सेटलमेंट गारंटी ऑफ सिक्योरिटी जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की करते हैं। ठीक है, ओटीसी में उनका कोई रोल नहीं। ठीक है, द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द ब्रोकर। ब्रोकर द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए गए वो अवेलेबल होते हैं क्लीयरिंग हाउस के बाद, बाय द स्टॉक एक्सचेंज। क्लीयरिंग हाउस गिविंग अ ऑब्लिगेशन रिपोर्ट टू ब्रोकर एंड कस्टोडियन। जो भी आपके ऑब्लिगेशन, चाहे आपको पैसे देने हैं या सिक्योरिटीज लेनी है, वो आपको दे देते हैं। ठीक है, ब्रोकर और कस्टोडियंस को। और सेटलमेंट होता है मनी और सिक्योरिटीज का, तो उसका भी स्पेसिफाइड डेडलाइन होता है। अगर आप फेल हो गए पैसा देने में या सिक्योरिटीज को डिलीवर करने में, तो आपको पेनल्टी। ठीक है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फुल नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। जैसे वो बायर है एवरी सेलर्स का और सेलर है एवरी बायर का, तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कुछ अगर इसमें से कोई पॉइंट टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए तो पूछते रहिएगा, बहुत इजी है वैसे। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओटीसी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट रिस्क होता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो, जैसा अपन ने डिफाइन किया है, वो सेटलमेंट की गारंटी लेते हैं, तो वहां पे कोई ऐसा क्रेडिट रिस्क नहीं होता, कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ले और इसको मिटिगेट करने के लिए क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन क्या करते हैं? मार्जिन चार्ज करते हैं। ठीक है, मोस्ट मार्जिन आर इनिशियल और अपफ्रंट, पीक मार्जिन और मार्क टू मार्केट मार्जिन। ठीक है, इनिशियल मार्जिन क्या होती है? जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ
इनिशियल 10% जमा करना होता है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। इसे ये बेस्ड होता है वैल्यू एट रिस्क के ऊपर। आपका रिस्क जितना होगा इनिशियल मार्जिन उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिस दिन वैल्यू और रिस्क ज्यादा होता है उस दिन इनिशियल मार्जिन भी एक्सचेंज ज्यादा मांगता है। ठीक है, एमटीएम मार्जिन जो होता है वो डेली सेटल होता है। ठीक है, अब सेकंड है वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्शन। तो मार्केट में दो एक पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर सेलर और वेरियस इंटरमीडिएट। जैसे इंटरमीडिएट्स में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बायर और सेलर को। और कैसे? सिक्योरिटीज में जो ऑलरेडी इशूड है, जैसे एनएससी, बीएससी, एमएससीआई। ठीक है, और जो भी ट्रेडिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल में होता है, जिसमें आपको पता नहीं है आप किससे बाय कर रहे हो और किसको सेल कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंट करते हैं क्लीयरिंग और सेटलमेंट एजेंसी और क्लीयरिंग बैंक, जो फंड को मैनेज करते हैं और सिक्योरिटीज को सेटल करते हैं। फिर होता है डिपॉजिटरीज, जिनके पास अपन सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है? ओपन करता है अकाउंट विद डिपॉजिटरी थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, अपने जितने भी शेयर्स है दो ही लोगों के पास जमा है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म कई बार आता है, दो ही है ना इंडिया में, दो। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? इज अ एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी थ्रू विच इंटरफेस विद इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस। इसमें कौन कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनेबल इन्वेस्टर टू होल्ड और ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटी इन द डीमेट फॉर्म। ठीक है, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकते हैं? अपॉइंट बाय द डिपॉजिटरी विद अप्रूवल ऑफ सेबी, जैसे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विद अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कस्टोडियन, स्टेट फाइनेंशियल कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफ। ठीक है, रजिस्ट्रार टू इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय द सेबी, कैन बी रजिस्टर्ड एज बीपी। इतने ये सभी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही बन सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दे फैसिलिटेट बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। All secondary market transaction on stock exchange have been essentially conducted through registered broker of the stock exchange। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकते हैं, जिनको परमिट किया गया है मेंबर बनने के लिए। ठीक है, जो भी आपका फुलफिल मिनिमम क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करके ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, फिर होता है ऑथराइज पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट, कोई भी बन सकता है। हु इज अपॉइंटेड बाय स्टॉक ब्रोकर, एपी बोलते हैं ना, वही। और ट्रेडिंग मेंबर एज एजेंट टू रीच आउट द इन्वेस्टर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। स्टॉक ब्रोकर एक या एक से ज्यादा एपी को अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, द अप्रूवल एज वेल एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इज फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है, सेबी ने अर्लियर अलाउ किया था सब ब्रोकर को, अलाउ स्प्रेड ऑफ सब ब्रोकर एज वेल एज ऑथराइज्ड पर्सन नेटवर्क। ठीक है, लेकिन 2018 की मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि सब ब्रोकर एज अ इंटरमीडिएट सेल सीज टू एग्जिट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019। जितने भी सब ब्रोकर्स हैं वुड माइग्रेट टू बिकम ऑथराइज्ड पर्सन और ट्रेडिंग मेंबर if the stock broker meet the eligibility criteria prescribed under stock exchange by law or SEBI regulation and by compiling with the regulation। तो सभी एपी बन सकते हैं। ठीक है,
ये दिख सिंपल रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो घुमा ये के। लास्ट लास्ट पैराग्राफ जो बोले ना, उसको एक बार फिर से वो एक्सप्लेन करिए, ये ठीक लास्ट है, पैरा से भी हेड एंड जितने जितने सब ब्रोकर हैं वो एपी बन सकते हैं और ट्रेडिंग मेंबर भी बन सकते हैं। अगर सब ब्रोकर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टॉक एक्सचेंज के बाई लॉ के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है या सेबी द्वारा जो रेगुलेशन है उसको कंपाइल करते हैं तब। ठीक है, ठीक है। ये आता है एपी कब, आप एपी कैसे बन सकते हैं या ट्रेडिंग मेंबर कैसे बन सकते हैं। फिर कस्टोडियन क्या होता है, जो बड़े क्लाइंट्स के पैसे और सिक्योरिटीज को मेंटेन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग, कस्टोडियन से क्वेश्चन आता है। Custodian is an entity that is charged with responsibility of holding fund and security of its large client. बड़े क्लाइंट जैसे क्लाइंट में बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हुए। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे 200 400 करोड़, वो नहीं। बड़े क्लाइंट्स, उनके पैसे और सिक्योरिटीज को हैंडल होल्ड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना सिक्योरिटीज को। और कस्टोडियन सेटल भी करते हैं ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटी, और उसके कॉर्पोरेट एक्शंस को भी ट्रैक करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। तो मेंटेन करते हैं क्लाइंट की सिक्योरिटीज और फंड अकाउंट को, बेनिफिट और राइट को कलेक्ट करते हैं, और क्लाइंट को प्रॉपर इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या एक्शन लेना है, लेना चाहिए था या ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्ले an important role in safeguarding the interest of investor in the security market. Clearing agency ensure that member of on the stock exchange meet the obligation to deliver fund और security। ठीक है, क्लीयरिंग एजेंसीज होती है जो मेंटेन करती है ऑब्लिगेशंस को, इंश्योर करती है कि जितने भी मेंबर्स है स्टॉक एक्सचेंज वो पैसा दे रहे हैं और सिक्योरिटीज भी दे रहे हैं, यानी कि दोनों के ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिफॉल्ट कर गया। अगर डिफॉल्ट कर गया तो पेनाल्टी तो लगती ही है। ठीक है, तो ये एजेंसी एज अ लीगल काउंटर पार्टी भी काम करती है और गारंटी भी लेते हैं सेटलमेंट का ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। अभी ऊपर में पढ़ा था अपन ने, फिर आगे इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज और सेपरेट एंटाइटी। देखो अभी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन या डिटेल में पढ़े थे अभी जस्ट, फिर उसी को वापस भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो वापस रिपीट हो उसको तो 2 3 बार और देख लो। फिर क्लीयरिंग बैंक होता है, जो क्लीयरिंग मेंबर और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में इंटरमीडिएट रहते हैं। ठीक है, जितने क्लीयरिंग मेंबर्स होते हैं उनको अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है क्लीयरिंग बैंक के साथ। ठीक है, इट इज द क्लीयरिंग मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट फंड आर अवेलेबल इन अकाउंट विथ क्लीयरिंग बैंक ऑन डेट ऑफ पे टू मीट द ऑब्लिगेशन। आपको पैसे मेंटेन करने हैं कि आपका जो पे इन पे आउट होना है। ठीक है, पे आउट पे इन तो होना है तो ठीक है चलो, लेकिन पे आउट होना है तो आपको उतने पैसे अपने क्लीयरिंग बैंक के अकाउंट में रखने हैं। ठीक है, पे आउट में क्लीयरिंग मेंबर रिसीव करते हैं अमाउंट इन देयर अकाउंट विद क्लीयरिंग बैंक ऑन पे आउट। ठीक है, पे इन में आपको पेड करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको जो पहले बताया उसको रेक्टिफाई करो। पे इन में आपको मीट द ऑब्लिगेशन अराइंग आउट ट्रेड एक्सिक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और पे आउट में आपको रिसीव होगा ऐसा। फिर मर्चेंट बैंकर होते हैं। फिर मर्चेंट बैंकर होते हैं। मर्चेंट बैंकर को एंटाइटीज रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर। ठीक है, आपको हेल्प करते हैं इशूअर को सिक्योरिटी मार्केट में विथ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होते हैं इशूअर को ड्यूरिंग अ इशू ऑफ सिक्योरिटी, जैसे इवेल्यूट करना कैपिटल नीड ऑफ इशूअर्स, स्ट्रक्चर ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट,
get involved in pricing the instrument, manage the entire process. आईपीओ, आईपीओ की एक बात कर रहे हैं ना, न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मींस आईपीओ, ठीक है। दे इंगेज ऑन कोऑर्डिनेट विद द इंटरमीडिएटरी सच एज रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर, अंडरराइटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन मैनेजिंग द इशू। तो जो भी सिक्योरिटीज इशू होने वाली है न्यू, उसको जो मैनेज करते हैं वो होते हैं मर्चेंट बैंकर, ठीक है। फिर होता है अंडर। आपने प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज तो इशू कर दी, तो अंडर राइटर आते हैं, वो क्या करते हैं, आपका जो भी पोर्शन जो सब्सक्राइब नहीं हो रहा था पब्लिक के लिए, या इन्वेस्टर बाय नहीं किए रहते प्राइमरी मार्केट, तो उसको वो लोग खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं अंडर राइटर, ठीक है। डिमांड आपके पास नहीं आई इन्वेस्टर से, तो अंडर राइटर्स आते हैं। सर तो इनको कुछ बेनिफिट मिलती होगी अंडर राइटर को, जैसे कि हाँ 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 है ना, जो करंट रेट रहता है उससे कम में कुछ होता होगा। हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जी जी। ठीक है। तो बाय द सिक्योरिटी, तो अंडर राइटर मेक देयर कमिटमेंट, अगर अपनी कमिटमेंट वो इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ ले लेते तो उसको बोलते हैं हार्ड अंडर राइटिंग। लेकिन सॉफ्ट अंडर राइटिंग कब होती है, कमिटमेंट गिवन द जब प्राइस उसका डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो दे शेयर आर डिवॉल्व आर यूजली प्लेस विद अदर फाइनेंशियल institution, thereby limiting the risk to the underwriter. Soft underwriter also come with the clause that provide a option to exit from the commitment. सॉफ्ट अंडरराइटिंग में आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि आप उनको एग्जिट के लिए भी अवसर देंगे, ठीक है। जनरली थोड़ा बहुत कम प्राइस में ही मिलता होगा अंडरराइटर, ठीक है। आपको बिक नहीं रहा है सामान तो क्या करोगे, कुछ तो फायदा देना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो वैसा लिखा नहीं है, लेकिन देना तो पड़ता ही होगा। हार्ड अंडरराइटिंग और सॉफ्ट अंडरराइटिंग ये याद रखिए। और अंडरराइटिंग का प्रोसेस क्या है, यानी क्या काम करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, बड़े प्लेयर, जो बोलते हैं ना स्टॉक ऊपर चला गया तो बोलते हैं कि रिटेलर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, वो नहीं ले जाते, इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं। जब ये बाइंग करते हैं ना तो कैंडल्स बनते हैं इतने बड़े वाले। ओहो, क्या क्या, चाहे वो कैंडल का साइज देख लो चाहे वॉल्यूम देख लो, जी ठीक है। सर। जी हाँ, सर। तो ये होते हैं इंस्टीट्यूशन, जो किसी भी स्टॉक में जब एंट्री लेते हैं या एग्जिट लेते हैं, तो ये पूरी दुनिया देखती कि ओ हो क्या गिरा है क्या बढ़ा है, ऐसा बोलते हैं ना। क्रूड में हुआ है सर आज हाँ, 8 बजे के अराउंड में। अच्छा, ऊपर गए फॉल नीचे हुआ गए। है। अच्छा, जी फॉल जी हुआ है, जी। और गिर गया क्या, 50 से नीचे आ गया क्या। और गिरा 5 मिनट का कैंडल जो है ना, वो पूरा दिन भर में जितना मार्केट चला नहीं था उससे ज्यादा उसको गिरा दिया है 5 मिनट अच्छा में। अच्छा, तो कोई न्यूज आने वाली होगी। हाँ हाँ। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया से होते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है, मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इनको पहले, ये क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं तो इनको पहले रजिस्टर्ड करना होता है रेगुलेटर्स के द्वारा, ठीक है। और किस रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के द्वारा, टू पार्टिसिपेट इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। फिर होता है पी नोट पार्टिसिपेंट, या पी नोट्स बोलते हैं जिसको, पार्टिसिपेटरी नोट। ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में विदाउट रजिस्टर्ड एंटर कर सकें, ठीक है, हमको सेबी से मतलब नहीं, तो ऐसे लोगों को पी नोट प्रोवाइड किया जाता है कि आप इंडियन सिक्योरिटीज में एक्सेस कर सकें, ठीक है। इनको पी नोट पार्टिसिपेंट, सर एक बार इसे फिर से एक बार बोलिए सर, पी नोट वाली। पी नोट मीन्स आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टर्स हो ओवरसीज, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते, ठीक है, स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हाँ। लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते सेबी के साथ आप, ठीक है, कोई सर। भी कारण से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो आपको पार्टिसिपेटरी नोट के द्वारा हम्म, इन्वेस्टमेंट एक्सेस दिया जाता है, ठीक है, उसको अच्छा पी नोट बोला जाता है, ये आता है क्वेश्चन पी नोट, अच्छा। ठीक है सर। ठीक है। फिर होता है म्यूचुअल फंड,
ठीक है। ये होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। पूरे पूरे इन्वेस्टर से थोड़े थोड़े पैसे लेके पूल मनी बनाते हैं, उनके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टॉक में, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में। ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। एक इनका फंड मैनेजर होता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च टीम। इनकी एक रिसर्च टीम भी होती है। ठीक है। आप बताओ, फंड मैनेजर बाय साइड में आता है कि सेल साइड में? कौन बताएगा पहले? सर म्यूचुअल फंड 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 मैनेजर जो है वो तो बाय 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 में साइड बाय साइड एनालिस्ट में आता है कि सेल साइड में आता है? सर बाय साइड में आएगा ना, क्योंकि उसके जो इन्वेस्टर जो ओके। रहेंगे म्यूचुअली, जो काफी लोग जुड़ के जो ये करना चाहेंगे, जिनका पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में वो बाई करेंगे ना। हाँ, ये इनकी जो रिसर्च टीम होती है वो बाय साइड होती बाई है। कर। ठीक है। पूरे डिसीजन ये लेते हैं, जी। पोर्टफोलियो बनाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। इसको भी अपन ने जस्ट पढ़ा था एक कुछ कुछ स्लाइड पहले, म्यूचुअल फंड वापस फिर ये आ गया। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज होती है, भी बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है। ठीक है। इसमें जनरल इंश्योरेंस भी आता है, लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। इनके पास बहुत पैसा होता है। ये इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी करते हैं। ठीक है। जैसा म्यूचुअल फंड करती है वैसी सेम ये भी करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी भी डेजिग्नेट करती है पीपल को जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है। फिर होता है पेंशन फंड। A fund is stabilized to facilitate or organize the investment of retirement fund contributed by employee and employer, दोनों के बाद द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें भी पेंशन फंड का कॉमन असेट पूल होता है कि स्टेबल ग्रोथ में ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। कि आप रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड कर सको एम्प्लॉइज को। तो ये होते हैं पेंशन फंड। इसको देख लीजिएगा, ये आता है दोस्त। पेंशन फंड को हल्के में नहीं लेना। तो पेंशन फंड आर कॉमनली रन बाय फिनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज या कंपनी क्या करती है? फिनेंस किसी भी फिनेंशियल इंटरमीडियरीज को नियुक्त करते हैं कि भैया आप चलाओ। लेकिन जो बड़े लार्ज कॉर्पोरेशन, वो अपना इन हाउस पेंशन फंड चलाते हैं, खुद का ही चला लेते हैं, खुद का असेट मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है। पेंशन फंड भी बड़ा अमाउंट कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको भी लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। जैसे कनाडा का जो पेंशन फंड है, ठीक है, वो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। देखिएगा, सर्च करिएगा। जी। कुछ बैंक्स हैं जिनमें उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सर्च करिएगा, नाम जी बता सर। दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये अगर पैसे हट निकालते हैं, या कई बार क्या होता है किसी कंट्री वाइज न्यूज भी आती है ना, तो क्यों इफेक्ट होता है, ये सब रीजन। फिर होता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड इज अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड। लेकिन यहाँ पे ये पैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं? ऐसी कंपनी जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा। जिसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, वहां पे। ठीक है। इनका लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड होता है, और इसमें रिस्क भी हाई होता है कि यार ग्रोथ तो दिख रहा है लेकिन फेल भी हो सकते हैं। जैसे अभी कोई कंपनी फेल हुई थी ना, जो बता रही थी कि हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, हुआ कुछ नहीं। किसकी बात कर रहे थे, मेरे को बताइए। आप बताओ। जो यानी लिस्टेड भी हुई स्टॉक में, बताइए। रिसेंट में भी सर बहुत किसकी सारी बात। कंपनी है। हाँ, कंपनियां तो बहुत सारी आएंगी सर, मतलब अच्छा। ठीक है। अभी तो वो आईपीओ में लिस्ट हुआ, हम आईपी ये वेंचर कैपिटल फंड आईपीओ की बात नहीं करता है। आईपीओ आने से पहले भी वो कंपनीज में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर लिए होते हैं। ठीक अच्छा है। अच्छा। लेकिन आईपीओ में भी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो फेल हो गई है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनीज हैं जो फेल हो चुकी है। जी। आप चेक करिएगा।
दो चार कंपनी तो मिल जाएगी आपको। ठीक है। जी सर। जैसे मामा अर्थ है ना। हाँ वो जो, जी सर सही कह रहे हैं। मामा अर्थ का जैसे, क्या हाल हुआ। जी, मामा उसके अर्थ है कि उसके अपोजिट में सर नायका का बढ़िया हुआ, बट मामाअर्थ का अच्छा नायका नायका का तो ठीक है, उसको समय लगेगा पिटाने में। नहीं। लेकिन मामा मामा अर्थ का क्या हुआ। और पेटीएम का क्या हाल हुआ, 50% अभी भी डाउन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं ठीक तो है। सब कुछ आ रहा सामने। और कुछ कंपनीज, अभी जेंसॉल की बात होती है। जेंसॉल देख लो आप, उसका भी हाल खराब हो गया वो कंपनीज ने। लेकिन ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अर्ली स्टेज रहता है। अब वहां जी उसके बाद भी फेल हो सकती कंपनी। ठीक है। अब जी अंदर में क्या चल रहा है उनके, वो तो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अर्ली स्टेज में होता है, तो आपको अगर वो कंपनी चल गई तो आपको इसमें एक। इसमें हाँ सर जैसे वेंचर कैपिटल के फंड में जैसे एक बोल सकते हैं, एक लिस्ट हुई थी, मतलब ये जो थी ना साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी थी। हाँ वो मतलब इंडिया की पहली एक कंपनी थी जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, वो लिस्ट हुई थी। तो हाँ काफी लोग सोच रहे थे कि वो अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, बट वो अच्छा गया है सर उसका। ठीक है, तो उसी तरह से बोल सकते हैं कि वेंचर कैपिटल में मतलब रिस्क रहता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हाँ। हो सकता है। वेंचर कैपिटल क्या है कि आप तो आईपीओ आया तो अपने को पता चला, लेकिन वेंचर कैपिटल फंड वालों को शुरू में ही पता चल जाता है अर्ली स्टेज। तो वहां जी पे जी। वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और अचानक से वो 50 गुना 100 गुना 1000 गुना चला जाता है जब वो रियल में ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है। जी लेकिन वेंचर कैपिटल्स को में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, फिनेंस सच एज बैंक और कैपिटल मार्केट। ठीक है। जी क्योंकि ये फिनेंस सॉरी, वेंचर कैपिटल में जो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं वो करते हैं। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट, वो मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं और आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद कैपिटल। पैसा तो देते ही है आपको, मैनेजर्स भी दे देते हैं, जाओ काम करवाओ, टेक्निकल एक्सपर्ट भी दे देते हैं कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन लोग को मैनेजर भी दो, टेक्निकल एक्सपर्ट। अल्टीमेट सर उनको ग्रोथ के लिए सोच लेते हैं कि हाँ ग्रोथ हाँ होगी तो हाँ उनका भी ग्रोथ होगा, बट अगर किसी वजह से फेल भी हो सकता है। हाँ। और मैक्सिमम जो लोग पैसे बनाते हैं ना, वो वेंचर कैपिटल में बहुत अच्छा पैसा बनता है ना। हाँ। तो वेंचर कैपिटल होते हैं, इससे आता है क्वेश्चन। फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म। Private equity is a term used to define fund available to company in early stage of growth, expansion or buyout. Investee company may be privately held और publicly traded company. जो इन्वेस्टमेंट करती है ना जो कंपनी, वो क्या होती है, प्राइवेट या पब्लिक ट्रेडेड कंपनी होती है। वो करती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इनिशियल स्टेज में या एक्सपेंशन में या बाई आउट में। इसलिए आपने देखा होगा कई तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज क्या करती है, दूसरी कंपनी को बाय कर लेती, छोटी छोटी जो कंपनीज बनी होती है ना उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है। आप जी जी न्यूज को अगर फोकस करेंगे तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में आपको लाइन अचानक माइंड में क्लिक करते रहेगा। ठीक है। जी आप देखना बहुत सारी इस कंपनीज हैं, कुछ ना जी कुछ न्यूज आता है कि इसने इस कंपनी को बाय कर लिया, इसने उसको कर लिया। अभी शायद इन्फोसिस ने किसी छोटी सी कंपनी को बाय किया। वो इन्फोसिस के सामने तो छोटी ही होगी। ठीक है। इसको वेंचर कैपिटल फर्म भी बोलते हैं। प्राइवेट इक्विटी इंक्लूड वेंचर कैपिटल फर्म। दिस मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स, लिमिटेड पार्टनर, इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय द जनरल पार्टनर। ठीक है। इसके जो फंड होते हैं इन्वेस्ट कंट्रीब्यूट होते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर, एंड इन्वेस्ट एंड मैनेज होते हैं जनरल पार्टनर के द्वारा। ठीक है। फिर होता है हेज फंड। Hedge fund is the investment vehicle that pool capital from number of investors और इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस द सेट, अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द जियोग्राफी। उनको कोई मतलब नहीं कौन सा सेट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ कौन से देश में। ठीक है। इनका जो फंड मैनेजर होता है वाइडली मैंडेट टू जनरेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, उनको जरूरी रहता है भैया आप पैसे बना के दो। जी ठीक है। उनको अवसर की तलाश होती है कहाँ पैसा बनेगा। ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि यूएस में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, चाइना में बन रहा है,
ठीक है, हांगकांग में बन रहा है, दुबई में बन रहा है, कौन सा असेट्स है उससे भी मतलब नहीं था, क्या प्रोडक्ट है उससे भी, लेकिन हेज फंड है। ठीक है। द टर्म हेज फंड इज मिसनॉमर एज फंड में नॉट नेसेसरीली बी हेज। अब हेज फंड तो नाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हेज किया गया हो। ठीक है। हम्म, वही वही सर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हाँ 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 एज का मीन तो अलग हो जाता है तो। हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ये याद रखिएगा। अब वो नाम रख दिया लेकिन है ऐसा नहीं। फिर होता है ये एक कोर्स भी है सर अल्टरनेट फिर से पॉइंट रिपीट करो ना हेज फंड का। हेज फंड का। हम्म। ओके, तो हेज फंड का क्या है कि आपके पास, आपने इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, और आपको कौन से एसेट्स में करना है, कौन से प्रोडक्ट्स में करना है, कौन सी जियोग्राफी में करना है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। इन्वेस्ट आप करोगे बस। ठीक है। अक्रॉस द सेट, अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द जियोग्राफी। ठीक है। सर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर जस्ट इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न पाना आपको है ना आप सर। हाँ, आपको और चाइना में दिख रहा है, आप चाइना में करो, यूएस में दिख रहा है, हाँ। यूएस में करो। वहां के रियल एस्टेट में दिख रहा है, रियल एस्टेट में यस करो, वही सर। गोल्ड में करना है, गोल्ड में करो, सिक्योरिटीज में करना है, सिक्योरिटीज में करो, बॉन्ड्स में करना है, बॉन्ड्स में करो। एक जैसे सेक्टोरियल फंड हो गया कि मतलब सेक्टर वाइज हमको चूज करना है, तो ये सब कुछ हाँ भी हाँ नहीं है। हाँ, वैसा कुछ नहीं है, कुछ आपको भी बस इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करना है। ठीक है। पैसा डुबाना नहीं है वहां पे, ये भी है। ठीक है। अभी एक कोर्स आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का। अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो ना, तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी ना, ये नया चीज है अपने देश में। इसका भी एनआईएसएम सर्टिफिकेट कराता है। ठीक है, अगर समय मिले लाइफ में कभी, तो इसको नहीं। करके देखना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, ये क्या होता है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, ये भी इन्वेस्ट करते हैं वेरियस क्लासेस सच एज रियल एस्टेट, प्राइवेट कंपनी, कमोडिटी और अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इनका अल्टरनेटिव टर्म इंक्लूड होता है अदर असेट्स एक्सक्लूडिंग लिस्टेड इक्विटी, फिक्स इनकम, फिक्स डिपॉजिट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सच एज म्यूचुअल, एनपीएस और इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें ये भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक्सक्लूड होते हैं इक्विटी, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये एक्सक्लूड होते हैं ना इसमें। एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। सर तो इसमें रिक्स भी ज्यादा होता होगा सर, फिक्स नहीं है तो। हाँ, ये तो होगा। इसको प्रैक्टिकली उतना मेरे को उतना नॉलेज जिसका है नहीं, ये आई है इसका। क्योंकि ये आपको देखोगे तो आपको ये वर्ड जैसे आज आपने सुना ना, अब आप न्यूज़पेपर देखते जाना, आपको ये वर्ड बहुत जगह दिखेगा। AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसको सिक्योरिटीज डिफाइंड इन रेगुलेशन 21B ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन की तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर बाई रेगुलेशन ऑफ सेबी गवर्निंग फंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ये डायरेक्ट आते भी नहीं है IRDA, PFRDA या RBI के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं आते हैं इनके अंदर। ठीक है। सेबी ने इसको 3 कैटेगरी में डिसाइड किया है। कैटेगरी 1 है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप में या अर्ली स्टेज वेंचर्स में या सोशल वेंचर्स में या SME में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ऐसे सेक्टर में विच द गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसिडर एज सोशली और इकोनॉमिक डिजायरेबल। ठीक है, इसमें वेंचर कैपिटल फंड भी है, SME फंड भी है, सोशल वेंचर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। फिर होता है कैटेगरी 3, जिसमें हेज फंड भी आया ना, ऊपर वाला जो हेज फंड अपन अपन ने देखा था। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, लीवरेज एंड डेरिवेटिव की। ठीक है, इसको कैटेगरी 3 का फंड बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या, पाइप का फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ। PIP फंड का एक बार फुल फॉर्म आया था। क्या है, जब अपन पढ़ रहे हैं ना तो ऐसा पढ़ेंगे कि सामने वाले को क्या ही बताऊं मैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, इसको बोलते हैं PIP। ठीक है, ये कैटेगरी 3 होता है।
इसमें से क्वेश्चन आता है ना कौन सा किस कैटेगरी में है। ठीक है, कैटेगरी 3 कैटेगरी है ना, इसमें से एक कुछ भी पूछ देगा। तो ये याद रखना कि कैटेगरी 1 में क्या है और कैटेगरी 3 में क्या है। कैटेगरी 2 का क्या है कि ऐसे फंड जो 1 और 3 में नहीं आते, या जो अंडरटेक लीवरेज या बोरोइंग नहीं है, वो कैटेगरी 2 में आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डिस्ट्रेट असेट आर रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 2। तो ये 3 कैटेगरी को देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये AIF आने वाले टाइम में ना आने वाले 5 साल बाद अपने को दिखेगा चारों तरफ, अभी नहीं दिखेगा। अभी इसका उतना स्कोप नहीं है, और ये क्या है कि इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हैं। अब ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, लेकिन इतना भी समझ गए तो ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिसका जिसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से याद आया, ये जो पूरी बुक है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कोर्स वो पढ़ करेंगे एक से, तो ये भी आएगा पूरी बुक, प्लस इक्विटी डेरिवेटिव का पूरा आएगा। ठीक है, दोनों चीज जी आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के कोर्स में। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या कैसे वर्क करता है डिसाइड करने में कि आप अपने असेट्स को कहाँ एलोकेट करो, इन्वेस्टमेंट की आपकी चॉइस क्या है, नीड क्या है, टाइम होरिजन क्या है, रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको फिनेंशियल प्लानिंग करता है फॉर इन्वेस्टर्स, जो आपको हेल्प करे आपके फिनेंशियल गोल में, और आपको अप्रोप्रिएट सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बताए, या आपके गोल को अचीव कराए। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या सेविंग स्ट्रेटजी ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या काम है और रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम है, तो कई बार इसमें से भी आ जाता है। फिर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आपको EPF मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय भी कवर करता है, एम्प्लॉयर भी देता है और एम्प्लॉय भी करता है। 12% ऑफ बेसिक सैलरी टू द स्कीम, इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय। दोनों देते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों देते हैं 12%, ये याद रखिएगा। इसको कौन कहाँ पे डिपॉजिट होता है, EPFO के पास। ठीक है, जो एडमिनिस्टर्ड होता है और मैनेज करता है फंड को। ठीक है, और इनका प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तय रहता है। ठीक है, जो ईयरली डिसाइड होता है ना EPFO का, आप पेपर अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो EPFO डिसाइड करता है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए रीड करना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए बस। अगर तो आपको ये फिनेंशियल ईयर में चेंज होता रहता है। हाँ, तो ये सब चीजें ना वहां पे बहुत डिटेल में आती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वॉल स्ट्रीट भी पढ़ता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल और इकोनॉमिक टाइम्स, वो ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर भी मैंने देखे, लेकिन कोई मजेदार नहीं है। ठीक है, इन्हें मजा नहीं आता पढ़ने में, वो कुछ इंटरेस्ट टाइप का कुछ मसाला वसाला भी रहे तो आदमी दिन भर बोर हुए रहता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स में ना कुछ वैसा अट्रैक्शन है कि उसको आप पढ़ोगे ना तो एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, और वॉल स्ट्रीट जनरल बोरिंग है, वो यानी कि US के जैसे सिंसियर लोग हैं ना, उसी के टाइप का वहाँ का न्यूज आता है। इतने डिटेल में न्यूज रहेगा ना, और क्या नॉलेज, लेकिन ये है इतने डिटेल में उसकी न्यूज आती है ना कि आपको ना वो कहीं बैकअप देखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग इंडिया में अपने न्यूज पढ़ते हैं तो लगता है ना ये वर्ड क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैंने पढ़ा तो उसमें कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि आप कोई पुरानी न्यूज पढ़ रहे हो, वो इतने अपडेटेड वर्जन में रहते हैं। तो कभी मार्केट में अगर आपको लाइफ टाइम चल रहा है ना, तो ये 2 न्यूज़पेपर तो पढ़िए, मस्त है। फिर NPS होता है, इसको याद रखिएगा ना, 12%, और इसका रेट डिसाइड होता है ईयरली, और मैनेज करता कौन है, EPFO वाले, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO मैनेज करता है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉय के पास कुछ नहीं होता,
एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करते कि इसमें आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और असेट्स अलोकेशन कहाँ पे हो रहा है, इसको एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करता है ना, ये आता है ये। सर इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ कि जैसे ये 15 ईयर्स तक के लिए होता है ना? नहीं, वो पीपीएफ है, अच्छा, पीपीएफ वाले। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये एम्प्लॉय का है। अच्छा अच्छा अच्छा। यही कंफ्यूजन होता है। हम्म। वो पब्लिक के लिए, वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना उनके लिए पीपीएफ। हाँ, सेल्फ इंडिविजुअल जो करना चाहते हैं हाँ अपने से। हाँ, लेकिन वहां पे आप ही बस पैसा जमा करोगे ना, आपकी कंपनी नहीं करेगी। ठीक है। फिर एनपीएस होता है, दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट स्कीम। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करते हैं रेगुलर, मंथली। ठीक है। और मैच्योरिटी में क्या मिलता है, इसमें आप एन्युटी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। जो फंड होते हैं इन स्कीम, वो एन्युटी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। सब्सक्राइबर जैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है पार्शियल विड्रॉल का। ठीक है। एट मैच्योरिटी। तो कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर भी ऑफर बाय एम्प्लॉयर इन एडिशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट। एनपीएस में वेरियस चॉइसेस होती हैं, और बेनिफिशियरी जो आप अपने फंड को भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चॉइस में आपको लेना है, हायर रिस्क, लोअर रिस्क, मीडियम रिस्क, जो भी रिस्क आपको पसंद है वहां पे आप रिस्क ले सकते। ईपीएफ में ऐसा नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आता है सर, याद रख लीजिएगा मेरी बात। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है और आपके नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ। जी। फिर होता है फैमिली ऑफिस। जैसे पुराने समय में मुंशी होते थे, मुंशी चलाते थे ना, फोन आता था, वो पुरानी फिल्मों में देखा होगा, मुंशी जी मेरे लड़के को इतने पैसे दे दो, मुंशी जी वो जो मांगे उसे दे दिया करो। तो ये फैमिली ऑफिस वही है, जो वेल्थ है ना पैसे वालों का, उसको ये लोग मैनेज करते हैं। मतलब फैमिली के लिए एक अकाउंटेंट हो गया फर्स्ट। हाँ, और ये बड़ी टीम होती है। जी। तो ये आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं फैमिली के, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। इवन की वेंडर्स जो है ना, वहाँ पे काम करने वाले, जी। और आपके एक्सपेंस है उसको भी, या हाउस होल्ड स्टाफ को भी वही पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, रिलायंस का जो अंबानी जी है वो भी रखे ही होंगे फैमिली ऑफिस, जी क्योंकि जी जी। उनका इतना बड़ा जो घर है, हम्म, फैमिली ऑफिस रखते होंगे, वो पेमेंट देता होगा। रिलायंस हम्म। अंबानी जी नहीं देता। क्योंकि सर वो मेंटेन करने जाएंगे तो पूरा दिन तो उसी में बीत हाँ, जाएगा। अब ऐसा हम लोग के टाइप नहीं है कि फोन किए सर इतना चाहिए वैसा। और हाँ, कुछ लोग सिंगल फैमिली ऑफिस होते हैं, और कुछ लोग मल्टी फैमिली, यानी कि बहुत सारी फैमिली का चलाते हैं। तो मल्टी फैमिली ऑफिस क्या होता है, जो फाइनेंस फॉर मल्टी ऑफिस को मेंटेन। जी ठीक है। जी। फिर कॉर्पोरेट ट्रेजरीज होती है। इसको समझिएगा, कंपनीज एंड अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है सरप्लस फंड। ज्यादा पैसे कंपनीज और बिजनेस के पास, जैसे गूगल, आईफोन, एप्पल, amazon, इंडिया में अंबानी, और बाकी के भी कॉर्पोरेट्स जिनके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। जी ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर में अवसर मिलेंगे तो उसको यूज करेंगे। तब तक क्या जी करते हैं, वो टेम्पररी क्या करते हैं, उस पैसे को करंट अकाउंट में तो कोई कुछ मिलना नहीं है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है। जी। तो लार्ज कॉर्पोरेट क्या करते हैं, सेपरेट ट्रेजरी टीम बनाते हैं, जो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, सरप्लस फंड को। ठीक है। जी। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म टाइम। ठीक है। तो ताकि सर कोई ताकि इनकी सर कोई हाँ अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो फट से वो हाँ बॉन्ड को ब्रेक करके अपना हाँ, काम कर लें। वो ट्रेजरी में मिल भी जाती है, वो लोग बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में अवसर होते हैं उनके पास। जी जी। इन केस ऑफ अनदर बिजनेस such as private limited or partnership, their activity handled by regular finance. Large corporate separate treasury team होती है, प्राइवेट लिमिटेड की और पार्टनरशिप कंपनीज की रेगुलर फाइनेंस टीम होती है, और हम जैसे छोटे बिजनेस वालों के लिए म्यूचुअल फंड होता है। अपन म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं या एफडी कर देते हैं, जो भी। फिर आप फिर आते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। ठीक है।
जी नॉट फॉर अदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, खुद के लिए बाय करते हैं। HNI होता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, एक होते हैं अल्ट्रा HNI। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑल्सो ग्रांट परमिशन टू NRI, पर्सन ऑफ इंडियन origin or qualified foreign investor to undertake direct investment in Indian company under automatic rule। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी सर। अब ये बताइए, इसको अगर अपन शॉर्ट नोट्स से पढ़ते तो क्या इतने डिटेल में समझ में आता? नहीं सर, तो शॉर्ट तो नोट से ना जब कुछ नहीं समझ में आएगा सर तो फिर इसको देखा जा सकता है, लेकिन अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो पूरा नहीं, तो ब्लैंक हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स से तब देखोगे ना जब आप इसको पढ़े रहोगे कि कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। वही 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 मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ। और एग्जाम तो इतना डिफिकल्ट ये लोगों ने कर लिया है जैसे IAS का एग्जाम। फिर होता है प्रॉक्सी एडवाइजरी। कोई भी कंपनी का जब पब्लिक ऑफर आता है या वोटिंग राइट का रिकमेंडेशन आता है, ठीक है, तो वो प्रॉक्सी एडवाइजर्स, एडवाइस इन्वेस्टर, इनका क्या होता है, इन्वेस्टर को एडवाइस करते हैं कि जो भी आप एक्सरसाइज करने वाले हो वो कंपनी को कितना बेनिफिट देगा, या जो भी उनका है वो पब्लिक को गाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू ट्रैक शेयर होल्डर एंड। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर होता है, सब कोई तो ट्रैक करता नहीं है कि आज वोटिंग राइट है कि क्या होने वाला है। ऑल देयर इन्वेस्टिंग कंपनी और एनालाइज ईच ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, आप इन्वेस्टिंग कंपनीज के कितने ट्रैक अनाउंसमेंट को आप ट्रैक करते हो, नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉक्सी एडवाइजर को नियुक्त किया जाता है। वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं वोटिंग प्रपोजल और वो कितना इफेक्ट डालेगा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और वही सजेस्ट करते हैं कि हाउ दे शुड वोट। ठीक है, ये प्रॉक्सी एडवाइजर होते हैं ना, वो इंगेज बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एडवाइज देम ऑन मैटर ऑफ द कम फॉर वोटिंग। वोटिंग होने वाली है तो किसको वोट देना है, ये प्रॉक्सी एडवाइजर्स बताते हैं। ठीक है, जी यहां तक कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। फिर होता है ट्रांजेक्शन। मार्केट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सेवरल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं इन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, फॉर इमीडिएट सेटलमेंट टू द डिस्टेंस सेटलमेंट। तो ट्रांजेक्शन टाइप होते हैं वेरी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन इन स्टॉक मार्केट और आउटसाइड द स्टॉक मार्केट, OTC। ठीक है, कैश ट्रेड आर द ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द सेम ट्रेडिंग डे। अब इसका एग्जांपल बताऊं, आप कुछ भी सामान खरीदते हो मार्केट से, तुरंत पैसे देते हो और तुरंत डिलीवरी ले लेते हो, तो कैश जी ट्रेड होता है T+0 डेज में। ठीक है, तुरंत गए और तुरंत ले लिए। लेकिन कैश ट्रेड जो फाइनेंशियल मार्केट में होता है आर अनयूजुअल एज मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल बिटवीन 2 to 3 days। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेड, 2 से 3 दिन लगता है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड मूविंग फॉर ऑल स्टॉक टू T+1। इंडियन स्टॉक मार्केट ने अभी स्टार्ट किया है कि हम T+1 रेट में सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डेज में आपने देखा होगा, सब्जी भाजी तरकारी फूड सब्जी लेने जाओ तो तुरंत पैसे देते हैं और तुरंत ले आते हैं। ठीक है, सर इसका मतलब इंट्राडे ना? इंट्राडे नहीं, कैश ट्रेड। ओके। जैसे आपको पेमेंट किया और डिलीवरी लिया, इंट्राडे में अपन क्या करते हैं, डिलीवरी नहीं लेते हैं, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। सुबह अपन ट्रेड लिए स्टार्ट किए, लेकिन जब अपने को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले अपन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। इसमें अपन डिलीवरी नहीं लेते, लेकिन कैश ट्रेड में अपन डिलीवरी लेते हैं। अगर तो स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे सर तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर हाँ, इंट्राडे सिलेक्शन वो रहेगा। ट्रेडिंग का बात है। जी लेकिन कैश ट्रेड में क्या हुआ, मैंने बाय किया और डिलीवरी ली। ठीक है, जी तो सब्जी भाजी तरकारी लेने जाओ तो T+0 ट्रेड डे में कैश ट्रेड होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक्स में 2 से 3 दिन लगता है। लेकिन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो T+1 डेज में
तैयार हो गया सेटलमेंट साइकिल के लिए। फिनेंशियल मार्केट में 2 से 3 दिन लगता है कैश ट्रेड को सेटल होने में, ये याद रखेंगे। टॉम डेट में क्या होता है? टुमारो, कल सेट होगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो T+1 यानी 1 दिन का गैप होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो T+1 डेज में होता है, ये याद रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। स्पॉट ट्रेड में क्या होता है? स्पॉट डेट में ही होता है, विच इज नॉर्मली 2 बिजनेस डेट आफ्टर द ट्रेड डेट। इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड, फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बट डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। स्पॉट ट्रेड होते हैं। यहां तक कुछ समझ में ना आया हो, यहां से भी एक ना क्वेश्चन आएगा घुमा सर के। लास्ट लाइन पे वो क्लियर करिए तो। सर ये फॉरेन एक्सचेंज में मीन्स क्या बोलना चाह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज में बाय डिफॉल्ट होता है, अच्छा ग्लोबली ना, ग्लोबली स्पॉट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फॉरेन मीन्स फॉरेन के मार्केट में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो स्पॉट ट्रेड के अंदर में आ जाएगा मतलब। फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए। अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें। बहुत बड़ा चैप्टर है, बस यहाँ तक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कल चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा ये। लेकिन एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, वरना क्या ठीक है होता सर। है,